नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज NT 24। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज कर रहा है बिकॉज ऑफ द सम फॉसाइल फ्यूल। जितने भी फॉसाइल फ्यूल बर्न होते हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड में जो गेहूं की जो पराली हैं वो जलाई जाती हैं, तो उससे भी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है। कि जो इस समय कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल नियर अबाउट 418 ppm है, कि जो कि 350 ppm से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो सिर्फ अगर वहाँ होगा कोयले का, तो भी आप वहाँ के परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, उस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में मिल जाते थे। तो मैं इंडिया को में ही रहना बेहतर समझा, क्योंकि सर ने नगर नगर और डगर डगर की इस मुहिम में आज हम आप पहुंचे हैं एक ऐसे विश्वविद्यालय में जिसने सिर्फ देश भर में ही नहीं विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ने में कमी नहीं रखी है। जी हाँ, मैं आप पहुंचा हूँ मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में, जहां आज मुझे यहाँ आकर मालूम चला कि सच में विश्वविद्यालय ऐसे ही नहीं फेमस हुआ करते हैं, इसमें कड़ी मेहनत और कड़ी लगन भी होती है। जी हाँ, आज जब हम यहाँ पहुँचे तो मुझे एक सर मिले और सर से मेरी बातचीत में मालूम चला कि वो किस तरह से कार्य करते हैं और उनकी क्या कार्य शैली है। लोगों से मैंने बात की, यहाँ के बच्चों से मैंने बात की, तो उनके जो उनसे पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, उसी क्रिया को हम कृत्रिम क्रिया की तरह, यानी कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण क्रिया की तरह कार्य करवाते हैं। ठीक है, हम सर से भी मिलेंगे और सर से जानेंगे और उनके ही जुबानी यहाँ की पूरी कहानी जानेंगे। उनके छात्र हैं, उसमें भी लड़कियां हैं, तो इनसे ही पूछते हैं कि सर किस तरह से व्यवहार करते हैं, सर के पढ़ाने का तरीका क्या है और ये अभी तक सर को कितना जान पाई हैं। क्या नाम है? नमस्ते सर, मेरा नाम रेहाना शाहीन है और मैं प्रोफेसर राजेश कुमार यादव के अंडर रिसर्च स्कॉलर हूँ। और सर का नेचर का क्या ही बात है सर, मुझे उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। अभी मैंने यहाँ रिसेंटली ज्वाइन किया है, मुझे 3 मंथ्स हुए हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने सीख ली है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस के बारे में, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों की मुझे बहुत जानकारी सर ने दी है। और जहाँ तक सर के बिहेवियर का बात है, तो ये है कि वो मुझे बस सिखाना चाहते हैं कि मैं कितना सीख लूँ और अपनी लाइफ में कितना आगे बढ़ सकूँ। उन्होंने जो भी मेहनत की है, उस अपनी मेहनत का जो भी उनके पास एक्सपीरियंस है वो मुझे सिखाते हैं, मुझे बताते हैं, और आगे मेरी लाइफ में वो कितने बेनिफिशियल होंगे उन सब के बारे में मुझे बताते हैं। अच्छा, बचपन में जब हम पढ़ाई करने जाते थे स्कूलों में, तो हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी तो सर बहुत सुताई करते थे, बहुत पिटाई होती थी, कभी डंडे से, कभी झापड़ से, कभी कुछ से। तो क्या इस प्रोफेशन में आने के बाद, यहाँ भी आने के बाद, क्या सर उस तरह से व्यवहार करते हैं या कुछ अलग तरीका है सर का समझाने का? सर सबके अपने अपने तरीके होते हैं, बस है कि हम उसको किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं। तो जो तरीके सर ने हमें सिखाया है, हमें सब वो अच्छे लगते हैं। कभी डांटते भी हैं, कभी खुश भी होते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे सब अच्छा होता है। हम खुशी से घर जाते हैं और नींद अच्छी आती है क्योंकि हम सेटिस्फाइड रहते हैं अपने काम से। तो मेरा नाम शिखा आनंद है और मैं डिजर्टेशन प्रोफेसर राजेश कुमार सर के अंडर में कर रही हूँ, और हम यहाँ पे आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस बनाते हैं। कितने दिन हो गए आपको सर के अंडर काम करते हुए? हमें 2 मंथ। 2 मंथ में आपने सर से क्या सीखा है? किस तरह से सर ने आपके साथ कोऑपरेट किया है, और क्या लगता है कि अगर आप कहीं और होती, किसी और फील्ड में होती, तो कितना बेहतर कर पाती, या इस फील्ड में आप कितना बेहतर कर पाएंगे? तो मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं और होती तो इससे अच्छा कर पाती, क्योंकि सर बहुत अच्छे से समझाते हैं और काफ़ी हेल्पफुल है। वो हर एक छोटी चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं और काफ़ी कुछ अच्छे से बताते हैं। जितने भी समय से मैं जान रही हूँ सर को, सर मतलब दिखने में ऐसे डांटते होंगे, बट कभी भी मतलब अभी तक डांटा नहीं है। हाँ सर, मतलब ऐसा नहीं है कि वो डांटते जरूर है, बट हमेशा आपकी भलाई ही चाहते हैं और हमेशा सही चीज़ के लिए ही डांटते हैं। आज छात्र भी जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे ही पूछते हैं कि सर कैसा उनके साथ रिएक्ट करते हैं, कैसी पढ़ाई करवाते हैं और कहाँ से आए हैं लोग। क्या नाम है बाबू आपका? सर मेरा नाम नीतीश कुमार है, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, MSc केमिस्ट्री का 3rd सेमेस्टर, और मेरा जो डिजर्टेशन है मैं प्रोफेसर राजेश कुमार यादव सर के साथ कर रहा हूँ आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस पर। ये मेरा है नाइट्रोजन इंटीग्रेशन क्वांटम डॉट्स पे मैं अपना काम कर रहा हूँ। उसको मॉडिफाई किया है, 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन के साथ कपल्ड करा के फोटो कैटलिस्ट बनाया है। वो फोटो कैटलिस्ट ऑल ओवर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, डोनेट करेगा, और उसका एप्लीकेशन किया है एरोमेटिक एमाइन टू इमीन में कन्वर्जन किया है, करा सकते हैं हम इस फोटो कैटलिस्ट के थ्रू। रजत सिंघल है, मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। आने की ये थी कि स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे कॉलेजों में मोस्टली डिजर्टेशन नहीं होता है, और ये हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी में भी मतलब डिजर्टेशन करने का हमें मौका मिल रहा है, जो कि मोस्टली IIT और NIT में होता है। और हमें ये खुशी की बात है कि हम चाहते हैं कि अगर सर हमारे साथ बहुत मेहनत करते हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारा MSc के ड्यूरेशन में ही पेपर पब्लिश हो जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है।
और मैं फोटो कैटलिस्ट पे काम कर रहा हूँ। देखिए ये मेरी रिएक्शन स्कीम है जो सर के साथ मैंने मिलकर एक फोटो कैटलिस्ट बनाया है, जो मैडम और 2,6 अमीनो एसिड इन्होंने को रिएक्शन करने के बाद एक फोटो कैटलिस्ट बना है। सर का बहुत ही अच्छा काम है और मतलब बहुत अच्छा हमें लगा यहाँ आके इतनी दूर से कि हमें मतलब ऐसा नहीं लगा कि हम दूर आए और हमारा मतलब टाइम खराब हुआ, और पढ़ाई भी ठीक है, मतलब बहुत अच्छा है सर का। सर क्या नाम है पहले आप? मेरा नाम एक्चुअली प्रोफेसर राजेश कुमार यादव है। एक्चुअली मैं यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एनवायरमेंटल साइंस में प्रोफेसर हूँ, जो कि मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर में। एक्चुअली मेरे अंदर मेरे 4 बच्चे जो कि पीएचडी 3 बच्चे पीएचडी कर चुके हैं, उसमें से एक बच्चे को जो है पोस्ट डॉक मिल चुके, जो साउथ कोरिया में काम कर रहे हैं, उसका नाम जो है डॉक्टर चांदनी सिंह है। और एक बच्चे जो है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में, और दूसरी जो थर्ड मेरी बच्ची स्टूडेंट है वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़ में है। एंड हमारा जो 4th स्टूडेंट है मिस्टर सत्यम सिंह, वो पीएचडी कर रहे हैं मेरे अंदर। एंड जो एक और स्टूडेंट है जिसका नाम है मिस रेहाना, वो भी मेरे अंदर पीएचडी कर रहे हैं। और मेरे अंदर इस समय प्रेजेंट में 9 बच्चे जो है कि एमएससी डिजर्टेशन कर रहे हैं, जिनका काम जो है आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस के ऊपर है। मेरा काम नेचर को मिमिक करना। नेचर का काम था कि नेचर ने अपना तो काम कर रहा है कि कार्बन जो इन्वायरमेंट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिड्यूस करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। एज पर एक्चुअली रूल्स, गवर्नमेंट रूल्स, एक्चुअली 350 ppm यूजफुल है कार्बन डाइऑक्साइड, बट राइट नाउ कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज कर रहा है बिकॉज ऑफ द सम फोसाइल फ्यूल। जितने भी फोसाइल फ्यूल बर्न होते हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड में जो गेहूं की जो पराली हैं वो जलाई जाती हैं, तो उससे भी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा है कि जो इस समय कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल नियर अबाउट 418 ppm है, कि जो कि 350 ppm से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमारा इन्वायरमेंट तो रिड्यूस करके कार्बन डाइऑक्साइड को जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज में बनाया, बट हम लोगों ने क्या किया इस लैब में एक नेचुरल ग्रेफिन बनाया। एक बाहर की जो ऑरेंज पील्स मिलती हैं उस ऑरेंज पील्स के थ्रू हम लोगों ने इस ग्रेफिन को बनाया और इस ग्रेफिन से हम क्या कर रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर में उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। और ऑरेंज के जो छिलके होते हैं बाहर जो बहुत इजीली मिल जाते हैं, इजीली मिलने के बाद हमने उससे ग्रेफिन बनाया और ग्रेफिन को कैरेक्टराइज करने के लिए हमने विभिन्न लेबोरेटरी में भेजा है। कुछ लेबोरेटरी जो साउथ कोरिया में वहाँ भी भेजा, कुछ लेबोरेटरी जो IISc बेंगलोर में है वहाँ भी भेज रखा हूँ इनको कैरेक्टराइजेशन करने के, जिसके थ्रू हम पता चल सके कि इसमें क्या क्या अवेलेबल है, कौन कौन से एलिमेंट हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है एंड कौन कौन से बांड है। इसके लिए प्रूफ करने के लिए हमने IISc बेंगलोर में भेजा, जिससे कि XPS के थ्रू पता करें, XPS के थ्रू एंड उसके जो रमन के थ्रू उसकी इंटेंसिटी क्या है, रमन के थ्रू पता करें एंड इनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, इनकी साइज क्या है, ग्रेफिन सिंगल लेयर है कि डबल लेयर है कि 3 लेयर की हैं, कैसी लेयर है, उस लेयर को पता करने के लिए रमन स्पेक्ट्रो करने के लिए भी IISc बेंगलोर और कुछ सैंपल जो साउथ कोरिया में भेजा होंगे जिससे एनालाइज कर सके इजी वे में। एंड हम लोगों ने इसी पर काम करके और एक मेरा जो दूसरा स्टूडेंट है अभी अपॉइंटमेंट हुआ है UPCST के प्रोजेक्ट पर, जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से मिला प्रोजेक्ट मिला है, उस पर काम कर रहा है। उसने क्या किया कि एल्वीरा से जो हमारे पास एल्वीरा इजीली मिल जाते हैं, एल्वीरा के थ्रू उसने ग्रेफिन बनाया। ग्रेफिन बनाने के बाद उसमें हमने एक मैट्रिक्स यूज किया जो कि पॉलीमेरिक मैट्रिक्स है। उस पॉलीमेरिक मैट्रिक्स यूज करने के बाद हमने एक सेमी कंडक्टिंग मटेरियल बनाया है जिसे हम वायर के फॉर्म में भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कंडक्टिंग वायर के फॉर्म में भी क्रिएट करके हम उसके थ्रू हम उसको लाइट हार्वेस्टर भी बनाएंगे उस कंडक्टिंग वायर को, कि जो हम फोटो करंट भी जनरेट कर सकें, कार्बन डाइऑक्साइड को भी कम कर सकें, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है उसको भी हम कुछ मिनिमाइज करने में योगदान कर सकें। और हमारे जो बच्चे हैं ये भी बहुत काम कर रहे हैं, मिस्टर सत्यम सिंह हैं और मेरे जो पीछे देखिए मेरे MSc के बच्चे हैं। मैं कहूँगा अपने पर्सन से सत्यम जी से थोड़ा दिखा दें कि बच्चे यहाँ काम भी कर रहे हैं। सर ने तो बहुत अच्छा चीज़ बताया अभी, और सर से भी मैं जानना भी चाहूँगा, सर को मुख्यमंत्री जी द्वारा एक बार अवार्ड भी मिल चुका है, तो सर से जानना चाहूँगा कि सर किस बारे में वो अवार्ड मिला था और क्यों मिला था? एक्चुअली रिसर्च के बारे में, यानी आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस के बारे में ऑनरेबल एक्चुअली चीफ मिनिस्टर सर ने मुझे अवार्ड दिए थे, यानी अप्रिशिएट किए थे। एंड क्योंकि आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट रूट है बिकॉज ऑफ द रिड्यूस द अनवांटेड गैसेस फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड प्रोड्यूस द वैल्यूएबल केमिकल such as an industrial based chemical, formic acid, methanol and some starting material for
फॉर स्टार्टिंग मटेरियल जो कि हम मेडिसिन में भी यूज कर सकते हैं, उसको भी हम लोगों ने लैब में बना रहे हैं। उसके जो स्टार्टिंग मटेरियल कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ सोलर लाइट के थ्रू लाइट इजीली मिल जाती है कि बाहर भी लाइट होती है उस लाइट से, एंड और इन्वायरमेंट में इजीली कार्बन डाइऑक्साइड वो मिल जाती है। और हम न्यूली हम लोग काम कर रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है उसको भी फिक्सेशन करके रिड्यूस करके अमोनिया बना रहे हैं कि जो बनाए हैं, जिसको उस पेपर को हमने क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय पेपर में छपने के लिए भेज दिया है, जिसका नाम है केम कैटकम, जो विले का जर्नल है, उसमें छपने के लिए बाहर भेज दिया है। वो इंटरनेशनल जर्नल है। उसी तरह से हमारे ग्रुप ने नियर अबाउट जब से मैंने MUT में ज्वाइन किया तब से 5 साल हो गया। 5 साल के अंदर हमने लगभग 60 इंटरनेशनल जर्नल छापे हैं और 13 पेटेंट हैं मेरे, जो इंडियन पेटेंट 13 हैं, एंड 60 पेपर पर काम किए हैं जो कि पब्लिश हो चुके हैं, और नियर अबाउट 10 पेपर पर अभी काम हो चुके हैं। उनको अभी राइटअप चल रहा है। राइटअप करने के बाद उसको हम पब्लिश कराएंगे, और इसके बाद उसमें जो हमारा फ्यूचर प्लान है कि हमारे मटेरियल के थ्रू हम जो मटेरियल बना रहे हैं उससे कुछ स्टार्टअप किया जाए, जो इंडस्ट्री कुछ लोगों को जॉब दी जा सके, यानी मोटिवेट किया जा सके कि ये बनाएं और उसको सेल आउट करें। जैसे हम केमिकल बाहर से खरीदते हैं, सिग्मा एलडी से खरीदते हैं, TCI केमिकल से खरीदते हैं, हम क्यों नहीं एक केमिकल हम MUT के अंदर ही बनाएं कि जो हम यूज करते हैं, बना करके उसको सेल आउट करें, जिससे हमारे कंट्री को भी लाभ हो और हमारे सोसाइटी को भी बेनिफिट मिले कि जो अनवांटेड गैस है वो भी हम रिड्यूस कर रहे हैं और उनको क्लीन एनर्जी दे रहे हैं। सर ने पूरी तरह से मुझे एक चीज़ समझा दी कि अगर हम विश्वविद्यालय में सारी चीज़ों को लाएंगे तो देश के विकास में भी एक योगदान देंगे। जो चीज़ हम बाहर से खरीद के ला रहे हैं वो हम अपने देश में बनाएंगे, अपनी यूनिवर्सिटी में बनाएंगे और बाहर बेचेंगे, तो जो सेल है वो भी हमारा बढ़ता जाएगा। सर ठीक है, आपने सारी चीज़ें बताई। सर आपने एक नाम लिया कि किसानों द्वारा जो पराली जलाई जाती है उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। सर उसको रोकथाम के लिए क्या चीज़ अभी आप बना रहे हैं, या कि उसको रोकथाम कैसे किया जा सकता है? एक्चुअली उसको रोकथाम के पहले हम उसको जो पराली है गेहूं किसानों के, पहले हम उसको छोटे छोटे पार्टिकल में जनरेट करके हम उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हम एक मटेरियल बना सकते हैं, एंड उसको डिग्रेड करने के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई मटेरियल बनाए जिससे कि हमारे जो पराली में उसमें डालें कि जो कि हमारे सॉइल को भी नुकसान न पहुँचाए, और जो आपकी पराली जो गेहूं की जो पाओ हैं एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं उसको डिकम्पोज किया जा सके और वो खुद खाद की तरह जो हम उर्वरक की तरह वो उसमें यूज किया जा सके। तो हम इस तरह से कोई मटेरियल अभी बनाने के लिए हमें कोशिश कर रहे हैं, इसको बना करके उसको पेटेंट भी कराएंगे। कराने के बाद तब उसके प्रोजेक्ट लेकर के उस पर काम करेंगे। यानी जल्द ही जो किसानों द्वारा पराली जलाई जाती है, अगर जलाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर जिस मुहिम पे काम कर रहे हैं, जिस फैक्टर पे काम कर रहे हैं, जल्द ही किसानों को उससे लाभ मिलने वाला। सर ठीक। मैं तो बहुत गरीब घर का था। मेरा जन्म जो मऊ डिस्ट्रिक्ट में एक सचुई गांव है जो कि चिरैयाकोट थाना के पास लगता है। बहुत गरीब घर का था। एक्चुअली मेरे फादर किसान हैं, अभी भी किसान है। किसान के साथ साथ तो थाने में चौकीदारी का काम करते थे, तो बहुत मुश्किल से हम लोग पढ़ पाते थे। तो वहाँ से प्राइमरी एजुकेशन हमने जो लिया, प्राइमरी स्कूल से लिया अपने गाँव से ही, और जो सेकेंडरी एजुकेशन थी वो भी गाँव से ही लिया। इसके बाद हमने ग्रेजुएशन करने के लिए जौनपुर डिस्ट्रिक्ट गया, जहाँ TDPG कॉलेज जौनपुर है। वहाँ से मैंने रह करके एंड ट्यूशन एंड कोचिंग कर करके वहाँ रह करके अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से। वहाँ से पढ़ाई करने के बाद मैंने एक प्रोजेक्ट निकला था दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मान सिंह सर के अंडर, जो कि अंदर निकला हुआ था। तो मैंने वहाँ प्रोजेक्ट PhD के लिए एक इंटरव्यू हुआ, तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। वहाँ से मैंने PhD करना शुरू किया। सन 2003 में मैंने PhD स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद मैंने 2007 में PhD मेरी कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने के बाद भी मेरे पास कोई और रास्ते नहीं थे, क्योंकि PhD तो कर लिया। PhD करने के बाद भी मेरी थीम थी कि नहीं, मुझे प्रोफेसर बनना है, किसी इंडस्ट्री में भी नहीं जाना है, पहले प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर के बनने के बाद खुद इंडस्ट्री में काम कुछ लोगों को नौकरी दे सकते हैं यदि हम अपना खुद खोलें, स्टार्टअप खोलें। तो मैंने क्या किया, फिर वहाँ से ट्राई किया। IIT दिल्ली में मैंने इंटरव्यू दिया। IIT दिल्ली में इंटरव्यू दिया, वहाँ प्रोफेसर HM चावला सर के साथ मैंने पोस्ट डॉक किया। वहाँ पोस्ट डॉक किया नियर अबाउट 1 year 6 month था IIT दिल्ली में। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैं अप्लाई करता था फॉरेन जाने के लिए, तो वहाँ ड्यूरिंग दिस पीरियड मैंने अप्लाई किया और फॉरेन में मुझे पोस्ट डॉक्टरल फेलो पोजीशन मिली। वहाँ जा कर के मैंने बहुत मेहनत किया, वहाँ काम किया कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, बैक में कोई सपोर्ट नहीं था। तो मैंने जा कर के वहाँ बहुत मेहनत किया। मेहनत करने के बाद हमने जुलाई 2009 में मैंने साउथ कोरिया गया, वहाँ से गया। इसके बाद मैंने वहाँ 4 साल तक पोस्ट डॉक किया उस इंस्टीट्यूट में। बट वहाँ के डायरेक्टर ने मुझे खुश होकर के मुझे वो परमानेंट पोजीशन देना चाहते थे। बट वहाँ आ रही थी प्रॉब्लम कि आप इंडियन सिटीजन हैं, आप
कोरियन सिटीजन नहीं है, तो वहाँ के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं उसमें जॉब देना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मेरे सिटीजनशिप अगर वहाँ होगा कोरिया का तो भी आप वहाँ के परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, उस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में मिल जाती थी। तो मैं इंडिया में ही रहना बेहतर समझा, क्योंकि सर ने आज सबसे बड़ी बात बताई कि इंडिया में रहना है तो लात मार देंगे हम विदेश को और इंडिया में आकर कुछ करना है। सर यही बात है ना? तो मैंने इंडिया में ही रहना बेहतर समझा। इसके बाद मैंने सेम इंस्टीट्यूट में मुझे डायरेक्टर ने इतनी बड़ी उपाधि थी, अगर आप साउथ कोरिया रह गए होते तो सारी चीज़ आपकी सेट थी, लेकिन फिर भी आप इंडिया आकर यहाँ पे आकर कुछ करने की क्यों चाह रखी? क्योंकि मैंने यहाँ इंडिया में मैं अपना कुछ योगदान देना, अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाह रहा था और चाह रहा हूँ कुछ 0.1% भी दिया, कुछ भी दिया तो अपने देश के लिए कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने यहीं से पला और बढ़ा है, यहीं से सब कुछ सीखा है। तो यानी कि इतना गरीब होने के बावजूद मैंने विदेश किया, वहाँ से फिर मैंने सेम इंस्टीट्यूट में मैंने सीनियर साइंटिस्ट पोजीशन मुझे मिल गई। उन्होंने डायरेक्टर साहब ने मुझे सीनियर साइंटिस्ट पोजीशन दिया। पोजीशन देने के बाद मैंने उसी ड्यूरिंग मैंने इंटरव्यू देता था इंडिया में, एंड नियर अबाउट 50 इंटरव्यू दिया था, 50 इंटरव्यू दिए। इसके बाद मेरा ये लास्ट इंटरव्यू था कि ट्रिपल एमयूटी में अब जॉब नहीं मिलेगी। यहाँ जॉब देने से पहले मैंने जब फ्लाइट से जो बनारस उतरा, तो बनारस उतरने के बाद वहाँ बाबा धाम में गया, दर्शन किया, एंड मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। दर्शन करने के बाद फिर मैंने इंटरव्यू यहाँ दिया। इंटरव्यू देने के बाद मैं सेम डे फ्लाइट पकड़ा, साउथ कोरिया गया। इसके बाद 4-5 दिन बाद रिजल्ट आया, पता चला कि मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर आया, आने के बाद फिर बाबा धाम गया, दर्शन किया, फिर आकर के यहाँ ज्वाइन किया। यहाँ ज्वाइन कुछ भी मैं कंट्रीब्यूशन का यदि 0.0001% भी कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ किसी का, तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी एक्चुअली। सर ने बहुत बड़ी बात बताई कि सेम डे साउथ कोरिया से आना, उसके बाद बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करना, विश्वनाथ जी के दर्शन के बाद लास्ट चांस बचा है सर के पास, और ट्रिपल आकर उन्होंने इंटरव्यू दिया और सेम डे वो चले भी गए। 4-5वें दिन उनकी जब इंटरव्यू की क्लियरेंस आई कि हाँ उनका हो गया है, तो वो फिर आए बाबा विश्वनाथ के दर्शन की। सर एक चीज़ आप बताइए, सब कुछ सही है, आपने कड़ी मेहनत की, सारी चीज़ें हुई, बड़ी उपलब्धियाँ मिली, देश के प्रति आप कुछ करना चाहते हैं। सर आपको हमारे व्यूवर्स भी देखेंगे जब, तो उसमें भी कई छात्र ऐसे होंगे जो आपसे शिक्षा लेने आएंगे या हो सकता है कि आपकी तरफ बनना चाहते हो, तो सर उनके लिए मूल मंत्र आप क्या देना चाहते हैं? क्या मूल मंत्र देंगे? देखिए, मूल मंत्र है कि वर्क इज वर्थ इट, हार्ड वर्क नेवर गोज इन द वेन, यानी कठिन परिश्रम कभी नाले में नहीं जाना है। तो आपके हाथ में एक ही चीज़ है कि आप मेहनत करते रहिए और आपकी जो चाहत है वो जरूर मिलेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 100% मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले, बट रिक्वायर द हार्ड वर्क। आप जब हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिल सकता है, इसलिए हार्ड वर्क इज मूल मंत्र है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है मेहनत, और सर ने यही बताया कि अगर आप मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो आपकी जो सफलता है वो आपके कदम चूमने जरूर आएगी। कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी फील्ड में जाके आप मेहनत करें और वो फील्ड आपकी बेकार चली जाए या वो चीज़ मेहनत बेकार चली जाए। अगर आपने उसमें मेहनत किया है, अपने पूरे लगन से काम किया है, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को सफलता की तरफ ले जाएगी। ऐसे ही कई लोगों से हम जुड़ते रहेंगे, ऐसे सर से मिले हैं, ऐसे कई सर से मिलते रहेंगे और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते रहेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए News NT 24, हर खबर पर पक्की नजर।